नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं वाईफाई स्टडी लाइव यूट्यूब चैनल। रात को बज चुके हैं 10 और आपको मालूम है 10 बजे एक बेहतरीन शानदार क्लास होती है हमारी। ये क्लास ऑल एग्जाम को फोकस करके पढ़ाता हूँ। इस क्लास की बात करें तो इस क्लास के बारे में डिस्कशन करूंगा। उसके पहले बता दूं कि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल के लिए आप लोगों के लिए 523 रुपए में 523 रुपीज में पूरा का पूरा एसएससी सीजीएल टियर 1 का बैच है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, इंग्लिश सारा का सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाएगा बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। और इसकी फीस सिर्फ 523 रुपए है। 1 ईयर की वैलिडिटी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, लाइव डाउट से सपोर्ट है, कंप्लीट सिलेबस कवर आ जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा और ये 290 प्लस घंटे की क्लासेस हैं, है ना। तो ये जो क्लासेस है इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना यह है कि इस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 6366950726, इस नंबर पे कॉल करके आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इसे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा ऐप का जानकारी है तो आप अनअकैडमी में ऐप जाके एसएससी कैटेगरी में जाकर के वहां पर नॉन टेक में आपका सुल्तान बैच नाम है, इस बैच का क्या नाम है, सुल्तान। ये सुल्तान बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत होती है, कोई टेक्निकली दिक्कत लगता है कि यार कैसे एडमिशन लें, क्या कैसे करें, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको बस इस नंबर पर कॉल कर देना है 6366950726 और इसमें बोल दीजिएगा सर मेरा नाम ये है, मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे सुल्तान बैच में एडमिशन लेना है। तो आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। सुल्तान बैच आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 का 1 ईयर की पूरी वैलिडिटी है। और फीस बिल्कुल कब आप देख ही सकते हो फीस कितनी है। फीस आपकी कितनी है, इसकी फीस रखी गई है आपकी 550 रुपए, जिसमें अगर आप WS लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये 550 जो है ये कम होकर के 523 रुपए हो जाएगा। 523 रुपीज में पूरा का पूरा बैच आपको दिया जा रहा है। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। क्लास आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कई बार सवाल यहां से पूछा है आपका क्या बोलते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो देखिए दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको बताऊं उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है ये पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है इसका, ये टाइम है आपका 1206 से लेकर के 1526 का। कितना? 1206 से 1526। अगर ईयर के हिसाब से देखें तो ये ईयर मोटा मोटा आता है लगभग 320 साल का। 320 ईयर्स का है। 1206 से 1526 320 साल का टाइम पीरियड है। और इस टाइम पीरियड में अगर देखा जाए तो कितने डायनेस्टी आते हैं, कितने वंश आते हैं, तो 5 डायनेस्टी आती हैं। एक है गुलाम वंश जिसको इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। फिर आता है गुलाम के बाद खिलजी डायनेस्टी को इंग्लिश में खिलजी बोलते हैं। फिर आता है तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी को इंग्लिश में तुगलक ही बोलते हैं। फिर आता है सैयद वंश, सैयद वंश को सैयद बोलते हैं। और आता है लोदी डायनेस्टी, लोदी वंश जिसको लोदी डायनेस्टी ही कहते हैं। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश से शुरुआत होती है जिसे कई बार ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है, ममलूक वंश या ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। पूरा का पूरा 320 साल का इतिहास आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से बेहतरीन पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। अभी तक की बात करेंगे तो यहां पर मैंने कितने टॉपिक पढ़ा दिए हैं। देखो फिर से बोल दूं 10 बजे वाली क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझा देता हूं और उस अंदाज लग जाएगा आपको कि ये इतनी क्लास इंपॉर्टेंट है। यहां से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है, सीधे कट पेस्ट क्वेश्चन। और जो मैं पढ़ा रहा हूं 10 बजे वाली क्लास में मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा दिया। हड़प्पा सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, जैन रिलीजन हो गया और आपका यहाँ पर बौद्ध रिलीजन मैंने करा दिया बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज करा दिया, डीपीएसपी करा दिया, सुप्रीम कोर्ट करा दिया, मौर्य वंश करा दिया और राष्ट्रपति। ये टॉपिक हमारा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक हो चुके हैं। और इस क्लास से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सल्तनत काल शुरू कर रहे हैं। सल्तनत में सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, गुलाम वंश के बारे में। मैं वादा करता हूं मैं कोई नेता तो हूं नहीं कि मैं आज क्लास में आया 5 साल बाद आऊंगा क्लास लेने के लिए ना। कल भी हाजिर होऊंगा आपके सामने, डेली आपके सामने हाजिर होता हूं, ढेर सारी क्लास लेता हूं दिन में। मैं ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन, बौद्ध, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, सुप्रीम कोर्ट, मौर्य और राष्ट्रपति, ये टॉपिक अगर आपने यहां से पढ़ लिया और भी आगे टॉपिक होंगे, ढेर सारे टॉपिक करवाना है आपको। ये टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, इस क्लास में आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया फॉर एग्जांपल, और इसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, किसी स्टेट का एसआई कांस्टेबल हो, या बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ जो इंडिविजुअल एग्जाम स्टेट्स के होते हैं वो हो, या फिर आपका स्टेट पीसीएस का प्री हो, अगर आपने यहां कोई टॉपिक पढ़ा है इस वाली क्लास में
और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो मैं गारंटी देता हूं 99% केस में वो क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। अभी बिहार यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है, तो जितने टॉपिक मैंने पढ़ा दिया था उन टॉपिक से बच्चों से बात की, मैंने पेपर भी देखा यूपी पीसीएस का, जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया था यहाँ पे उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो बाहर नहीं गया है। अभी बिहार मध्य निषेध का पेपर हुआ, उसमें भी जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया है उस टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं गया है। तो ये बड़े कॉन्फिडेंस की बात होती है और प्राउड बात होती है कि आप जो चीज पढ़ा रहे हो बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हो, चीजें बाहर नहीं जाती। ये सारा ऑल एग्जाम को फोकस करके है। हड़प्पा सप्ताह, वैदिक सप्ताह, जैन रिलीजन, बौद्ध रिलीजन, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, उसके बाद में पेनड्राइव हाँ, हड़प्पा सप्ताह, वैदिक सप्ताह, जैन रिलीजन, बौद्ध रिलीजन, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, सुप्रीम कोर्ट, मौर्य वंश, राष्ट्रपति, अभी और बाकी से कंप्लीट करेंगे। तो ये सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं कोई भी एग्जाम में आपको धोखा नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूं। क्लियर? चलिए उसके बाद और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर और आगे बात करें हम किसके बारे में, अगर और हम बात करें आगे, ये तो 10 बजे वाली क्लास की बात कर दी मैंने। अगर मैं रात को 12 बजे वाली क्लास की बात करूं तो 12 बजे वाली क्लास में छोटे टॉपिक करता हूं। 10 बजे वाली क्लास में हम बड़े बड़े टॉपिक कवर करते हैं, बड़े जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बेसिकली ये 3 सब्जेक्ट में फोकस होता है। और रात को 12 बजे वाली क्लास में हम लोग मिसलेनियस, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, इस टाइप के टॉपिक करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक करते हैं। और ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जीके खजाना के नाम से चलती है और यहां से भी सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो 12 बजे वाली क्लास भी देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा रात को 11:45 में जीके ट्रिक वाली क्लास होती है, बड़ी शानदार क्लास होती है, इसको भी देखना मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सीधे यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्लास है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपका ढेर सारे छोटे छोटे स्पेशल वीडियोज आप लोगों को मिलता है, ढेर सारे स्पेशल वीडियोज आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं मेरे द्वारा, जो आपका इंपॉर्टेंट है किसी एग्जाम के लिए। एसएससी है, रेलवे है, एसआई है, कांस्टेबल है, ये जितने एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? तो ये सारी क्लास देखते चलिए। ये सब वीडियोज कहाँ मिलेंगे आपको, इसकी प्लेलिस्ट पूरी प्रॉपर तरीके से मैंने बना दी है, पूरी प्रॉपर तरीके से मैं इसकी प्लेलिस्ट बना चुका हूं आप लोगों के लिए। और ये जो प्लेलिस्ट है आपको इस वीडियो के ठीक नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। हर वीडियो के नीचे मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देता हूं प्लेलिस्ट, वहां पर 4 लिंक आपको मिलेंगी। चारों लिंक में बकायदा लिखा हुआ है कि कौन सी क्लास की प्लेलिस्ट है। तो चारों लिंक में क्लिक कीजिए, आराम से आपको लाइन से सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। 10 बजे वाली रात को हो गया, 12 बजे रात को हो गया, 11:45 वाली जीके ट्रिक वाली क्लास का हो गया, या आपका स्पेशल वीडियोज का हो गया, वो सारी प्लेलिस्ट हो जाएगी, सारी वीडियो आराम से आप देख सकते हैं। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। और आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला सवाल कहता है दिल्ली सल्तनत की समय सीमा कितनी थी? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी। दिल्ली सल्तनत की समय सीमा कितनी थी? वेरी गुड। जो दिल्ली सल्तनत है, अगर दिल्ली सल्तनत की बात करो तो ये स्टार्ट होता है 1206 से लेकर के और कब तक चलता है? 1526 तक, 1526 तक। और 1206 में क्या होता है, ध्यान सुनना, 1206 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये क्या करता है? ये एक डायनेस्टी की स्थापना करता है जिसे गुलाम वंश कहा जाता है, या स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, या ममलूक वंश कहा जाता है। यहां से इसकी स्थापना होती है। और गुलाम के बाद फिर ढेर सारे राजा आते हैं गुलाम में, है ना, आपका उसके बाद खिलजी आते हैं, तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी, और लास्ट में 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है लड़ाई। और ये लड़ाई क्या कहलाती है? लड़ाई कहलाती है पानीपत का पहला बैटल, पानीपत का फर्स्ट बैटल कहलाता है। और इस लड़ाई में बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। और इसी 1526 में जब इस लड़ाई में, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर जीतता है, इब्राहिम लोदी हारता है, तो 1526 में स्थापना होती है मुगल वंश की, मुगल डायनेस्टी की। और कौन करता है? बाबर। कब करता है? 1526 में। किसको हराता है? इब्राहिम लोदी को। और बाबर की बात करेंगे, मुगल वंश का फाउंडर है। और मुगल कब से चलते हैं? 1526 से स्टार्ट होते हैं, कब तक चलते हैं? लगभग 1857 तक। इसकी ट्रिक करा दी है मैंने, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर, ऐसे बढ़ते जाएंगे। लास्ट में बाबर से लेकर के पूरा का पूरा कहां तक आता है? बाबर से लेकर के पूरा का पूरा आता है आपका बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला सवाल बोलता है कि ममलूक और दासवंश का संस्थापक कौन था? जल्दी आंसर देंगे, फटाफट आंसर दीजिएगा जल्दी से, जल्दी।
कौन है फाउंडर? बिल्कुल सिंपल है, कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श भी कहा जाता है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कहते हैं कि ये लाखों रुपए दान करता था, लाखों रुपए क्या करता था? दान करता था। इस कारण से इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये 1206 में 1206 में क्या करता है? गुलाम वंश की स्थापना करता है। और एक और चीज याद रखना कि जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कि गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसकी मृत्यु के बाद में सिंध मुल्तान छोड़कर गौरी द्वारा विजित उत्तर भारत के संपूर्ण क्षेत्र जैसे सियालकोट हो गया, लाहौर हो गया, अजमेर, दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, बनारस, बिहार, ये जितने एरियाज हैं, ये सारे एरियाज मिल गए थे किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, सिंध और मुल्तान छोड़ दीजिएगा। मोहम्मद गौरी की मौत के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको सिंध और मुल्तान छोड़ दीजिए। सिंध और मुल्तान के अलावा जितने भी एरिया है, वो चाहे बनारस हो, चाहे बिहार का इलाका हो, या आपका लाहौर हो, अजमेर हो, झांसी हो, दिल्ली हो, लाहौर है, अजमेर है, झांसी है, दिल्ली है, ये जितने एरियाज हैं, ये सारे एरियाज मिल गए थे किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसने गुलाम वंश की स्थापना की और अपना धीरे धीरे कारोबार को आगे बढ़ाता गया। अगला सवाल क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला सवाल बोलता है आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य की समय सीमा कितनी है? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके साम्राज्य की समय सीमा कितनी? जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड है, कब से कब तक का है? जल्दी। बहुत सुंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक की देखो, ध्यान सुना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसकी समय सीमा है 1206 से लेकर के 1210, 1210 नोट कीजिएगा, 1206 से 1210। लेकिन अगर पूरे के पूरे गुलाम वंश की बात करोगे, स्लेव डायनेस्टी की बात करोगे, तो ये जो डायनेस्टी है चलती है 1206 से लेकर के 1290। दोनों चीज अलग अलग नोट करेंगे। तो इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य की बात करेगा, टाइम ओनली कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करोगे, आंसर हो जाएगा 1206 से 1210। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है पूरा का पूरा जो गुलाम वंश है, स्लेव डायनेस्टी है, उसकी बात करोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 1206 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये जब ये किंग बना तो लाजमी बात है गुलाम था मोहम्मद गौरी का, तो इस समय ढेर सारे चैलेंजेस थे कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने, और उन चैलेंजेस को कैसे दूर किया, अंदाज लगाइएगा कि जब मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी के टाइम पे एक व्यक्ति था जो बहुत प्रभावशाली था, जिसका नाम था यालदौज के बारे में जिक्र करेंगे हम। तराइन का जो तीसरा बैटल है, जो तराइन का थर्ड बैटल है, वो किसके बीच में हुआ था? इल्तुतमिश और यालदौज के बीच में हुआ था। तो यालदौज का जिक्र हम वहां पर करेंगे, उसमें इल्तुतमिश जीत गया था। तो ये यालदौज है, उसकी बेटी से विवाह किया किसने? उसकी जो बेटी है उससे विवाह किया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नोट कीजिएगा, इसका मतलब मालूम चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो वैवाहिक संबंध कर रहा था अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा उसने क्या किया? उसने अपनी बहन की शादी की नसीरुद्दीन कुबाचा से, सिस्टर की। नोट कीजिएगा, सिस्टर की शादी की किससे? नसीरुद्दीन कुबाचा से। नोट कीजिएगा, यह क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अपनी शादी किसने की? किससे की? यालदौज की बेटी से। और अपनी बहन की शादी किससे की? नसीरुद्दीन कुबाचा से। और उसके साथ में अपनी बेटी की शादी किससे की? एक अधिकारी था, बेटी की शादी किससे की? अधिकारी था, जिसका नाम था इल्तुतमिश। नाम आपने इसका जरूर सुना होगा इतिहास में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम है, और उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए यालदौज से खुद शादी कर ली, यालदौज की बेटी से, यालदौज की जो बेटी है उससे शादी कर ली। तो यालदौज कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का ससुर हो गया। सिस्टर की शादी की नसीरुद्दीन कुबाचा से, और अपनी बेटी की शादी की इल्तुतमिश से। जब आगे जिक्र करेंगे तो इल्तुतमिश के बारे में ढेर सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अगला सवाल लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? जल्दी, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है? औरंगजेब, मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गौरी। आंसर देंगे जल्दी से। बहुत सुंदर।
कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी की मौत के बाद में, मैंने जैसे कि बताया आपको कि सिंध और जो आपका मुल्तान का क्षेत्र है उसको छोड़कर सियालकोट हो गया, लाहौर हो गया, अजमेर हो गया, दिल्ली हो गया, झांसी हो गया, मेरठ हो गया, बनारस हो गया, बिहार हो गया, इन सारे साम्राज्य में क्या किया इसने, अपना एक राज्य स्थापित किया मोहम्मद गौरी की मौत के बाद। इसके मोहम्मद गौरी और इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है, नोट कीजिएगा, बहुत बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कि बहुत फेमस क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे और अपने सिक्कों में अपने जो जानकारी है वो लिखवाई थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए, ना तो अपने नाम के सिक्के चलवाए और ना ही इसने अपने नाम का खुतबा गुदवाया। दोनों चीज नोट करेंगे, सिक्कों में कोई जानकारी लिखवाते हैं ना अपने बारे में, कोई तारीफ करवाना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए और ना ही अपने नाम का कोई खुतबा गुदवाया। साथ ही साथ इसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। नोट कीजिएगा, यही बड़ा फेमस क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने कोई भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की, सुल्तान की कोई भी पदवी धारण नहीं की। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने क्या टाइटल लिया? मलिक और सिपह सलार का। नोट कीजिएगा, मलिक और सिपह सलार, इस टाइप का क्या किया इसने? टाइटल लिया। नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मलिक और सिपह सलार की उपाधियों से शासन प्रारंभ किया? आंसर देंगे जल्दी से। जल्दी, किसने मलिक और सिपह सलार के टाइटल से अपना शासन प्रारंभ किया? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर? कुतुबुद्दीन ऐबक। नोट कीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने क्या किया था? अपना राजधानी लाहौर को बनवाया था, वहीं से शासन कर रहा था। कहां? लाहौर को। और इसकी मौत भी लाहौर में ही होती है। 1210 में 1210 में लाहौर में चौगान या पोलो खेल रहा था और ये खेलते समय से क्या हो जाती है? घोड़े से गिर करके क्या हो जाती है? इसकी मौत हो जाती है। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। और कुतुबुद्दीन के बाद में आराम शाह नाम का एक व्यक्ति है जो गद्दी पर बैठता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दो बातें नोट कीजिएगा कि ये लाखों का दान करता था, इसे लाख बख्श कहा जाता था। क्या बोलते थे? लाख बख्श कहा जाता था। अगला सवाल लीजिए, क्या बोलता है? अगला सवाल कहता है आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी। बहुत सुंदर। कहां पर? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो और चीजों का निर्माण कराया, जैसे नोट कीजिएगा, एक है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नोट कीजिएगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर है? दिल्ली में। पता होगा आपको, दिल्ली में मेहरौली एक जगह है दिल्ली में, वही मेहरौली जहां से, याद कीजिए, गुप्त वंश में पढ़ाऊंगा कि वहां से एक पिलर मिला है ना लोहे का, तो ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। साथ ही साथ में इसने क्या किया? आपका 2.5 दिन का झोपड़ा जो कहां पे है? आपका अजमेर में है, इसका निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अगला सवाल लीजिए, अगला सवाल कहता है कि, ये लीजिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी। वेरी गुड। कब? 1210 में। एक और चीज नोट करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने एक सूफी संत है, सूफी संत का नाम क्या है? सूफी संत का नाम है आपका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नोट कीजिएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी याद में, मेमोरी में इसने कुतुब मीनार की नींव रखी। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, बनवाया नहीं। कुतुब मीनार का काम किसने शुरू करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इस काम को पूरा किसने करवाया? तो पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। क्लियर? तो इसने जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, साथ ही साथ में आपका इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया और इसके अलावा इसने ख्वाजा
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया दिल्ली में। बाद में इसकी मौत के बाद में इस काम को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। 1211 से लेकर के 1236 तक गद्दी पर था, है ना। 1211 से मतलब 1206 से लेकर के 1206 से लेकर के 1210 ये टाइम हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में एक और राजा आएगा और देन उसके बाद फिर एंट्री होती है किसकी? इल्तुतमिश की। इंपॉर्टेंट है, बड़ा फेमस टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अगला सवाल लीजिए क्या बोलता है। अगला सवाल है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक ट्रिक है, एक ट्रिक बताऊंगा। ए आराम इधर रुक राजा, ये आधी ट्रिक है, आधी और बता दूंगा कल वाली क्लास में। ए आराम इधर रुक राजा, ए मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम मतलब आराम शाह, इधर ई मतलब इल्तुतमिश, रुक मतलब रुकनुद्दीन फिरोज और राजा मतलब रजिया सुल्तान। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो लोग नोट कर सकते हैं। सबसे पहला किंग है कुतुबुद्दीन ऐबक, ए मतलब ऐबक, गुलाम वंश का पहला किंग। इसके बाद आता है आराम शाह, आराम शाह। इसके बाद आता है ई मतलब हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन आता है? इल्तुतमिश। इसके बाद रुक, रुक से हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। और राजा से आता है रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। तो ए आराम इधर रुक राजा, ये ट्रिक है आधी। आधी एक और ट्रिक है, उसमें पूरी एक लाइन है, ए आराम इधर रुक राजा, बाहर शाह नसीर बल दिखा रहा है कैमूर को। ये पूरी एक ट्रिक की है। अगर एक ट्रिक याद हो जाएगी तो जो गुलाम वंश है, इसके जितने इंपॉर्टेंट जो 10 किंग हैं आपका ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और कहां पर आकर कैमूर तक, कुतुबुद्दीन मतलब 1206 से 1206 से लेकर के 1290, इस बीच में इंपॉर्टेंट 10 राजा होते हैं, 10 किंग होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? कैमूर तक जाता है, कैमूर तक। ये 10 राजा जो हैं, इन 10 राजाओं का ट्रिक है मेरे पास में। ए आराम इधर रुक राजा, बाहर शाह नसीर बल दिखा रहा है बलबन को, ए कैमूर को। तो ये पूरा का पूरा ट्रिक है, इसको हम आने वाले समय कर लेंगे। अब देखो ये ध्यान से सुनो, अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्लास आपको मालूम है कि क्लास आपके लिए रिकॉर्ड थी, इस कारण से यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा कमेंट्स भी नहीं पढ़ पाया, आप लोगों को पता होगा। और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमने बात की। तो हमने गुलाम वंश शुरू किया और गुलाम वंश बड़ा टॉपिक, आपको लगे कि एक दिन में नहीं हो पाएगा, तो गुलाम वंश में हमने क्या किया, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जितनी बातें हैं मैंने सारी बात बता दी, इतना ही और कुछ नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने मोटी मोटी आपको 10, 15, 20 बातें बताई क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, इतना ही है। कल से हम नेक्स्ट वाली क्लास में आराम शाह से शुरू करेंगे और फिर आपका आगे बढ़ जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।